दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हिंदी ग्रामर के ऊपर। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में आपके लिए कवर करने का हम इसमें प्रयास करेंगे और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो। तो जब आप वीडियो को देख लेते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर फेसबुक या ट्विटर साइट जहां हो सके वहां पर आप हमारी सहयोग करें इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में। और दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है हिंदी का। हम हिंदी के क्वेश्चंस ग्रामर के कर रहे हैं, कुछ जो बेहद इम्पोर्टेंट है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको क्या है, तो उनको बोला जाता है अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको अकारांत बोला जाता है। तो आपको याद रखना है अकारांत किससे आपसे पूछा जा सकता है कि अकारांत शब्द कौन से होते हैं। तो अकारांत शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए आता है, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको क्या बोलते हैं, अकारांत। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अयोगवा वर्ण पूछे गए हैं आपसे कि अयोगवा वर्ण कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में। तो जो आपके अयोगवा हैं आपके ये दो शब्द होते हैं अंग और ए, इन दोनों शब्दों को क्या बोला जाता है, अयोगवा शब्द बोला जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मुझे पता है कि कुछ हो सकता है कुछ हिंदी के विद्वान देख रहे हो तो उनको ये थोड़ी आसान चीज़ें लगें, लेकिन और भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो हो सकता है साइंस के बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो, तो उनके लिए ये वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो का हमने जो लेवल है क्वेश्चनों का ऐसे बढ़ते क्रम में रखा है कि पहले थोड़े से आसान उसके बाद इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस तरीके से मैं अपनी सारी वीडियो में इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो रखता हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सार संग्रह हम इसमें आपके लिए लेके आए हैं। चूँकि DSSB का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, RO ARO जो कि समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम यूपी में होने हैं, रेट एग्ज़ाम भी, तो सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो उन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि हंस में लगा, ये जो चंद्र बिंदु सा है कि हंस जैसे लिखा है ना, हमने इसको हंस को ऐसे लिखा है, तो ये जो डॉट लगा है इस डॉट को, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको, अनुस्वार, ठीक है। जो इससे रिलेटेड आपका जो डाउट है, मुझे पता है अब नेक्स्ट डाउट आपका ये हो रहा है कि फिर इसको क्या कहते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको भी क्लियर करूँगा कि इसको क्या कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हम एक बिंदी सी लगा देते हैं इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्लियर है, उनको क्या बोला जाता है, अनुस्वार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो आपका मन में आपके जो डाउट क्रिएट हो चुका है उस डाउट को क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं। अब जैसे हम चांद लिखा हमने ऐसे इस प्रकार से लगाया, तो ये जो ऊपर हमने ये जो चिन्ह लगाया है इस चिन्ह को क्या कहते हैं, क्योंकि आपके मन में डाउट हो चुका था, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोला जाता है इसको, अनुनासिक इसको बोला जाता है। जो एक बिंदु होता है, जो सिर्फ बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़ के आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, अनुस्वार। जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे हंस के अंदर क्या लगा, ये बिंदु लगा, इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। और चांद के ऊपर हमने ऐसे ये चंद्र बिंदु लगाया, तो इसको बोलेंगे अनुनासिक। क्या बोलेंगे, अनुनासिक। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको दोनों के दोनों डाउट है वो आपके क्लियर हुए होंगे।
यदि दोस्तों कुछ टीचिंग मेथड में आपको कमी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे चैनल पर एक से एक विद्वान इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी जो सहायता है वो दे सकते हैं। हमारी जो आपके मन में जो डाउट है किसी प्रकार का, वो हमें बताकर, और हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे लिए जो बेहद कीमती है, जो हमारे ब्रांड मास्टर हैं, उनकी आप सहायता कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो जो वर्ण है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता जिन शब्दों में, उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम। ये ज्यों के त्यों यूज किए जाते हैं हिंदी भाषा में, तो इनमें ना ही कोई परिवर्तन होता है ना ही कोई विकार होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी वो शब्द जो कार्य का होने का बोध कराते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो उनको बोला गया है क्रिया। क्रिया बोलते हैं जो कि किसी काम का, जैसे मैं खेल रहा हूँ, यानी मैं क्या काम कर रहा हूँ? खेलने का काम कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। तो क्या है पढ़ना? किस काम के होने की? पढ़ने के होने की क्या है? व्यक्त कर रही है। तो इस प्रकार जो शब्द या जो कार्य का होने का बोध कराते हैं उनको क्रिया कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको दी गई, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके ओपन सुझाव हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आपके अपने इस चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा का जो शुद्ध है वो व्याकरण से होता है। यदि हमें व्याकरण का नॉलेज है तो हमें भाषा का शुद्ध नॉलेज कहा जा सकता है। क्लियर है? तभी तो हमें व्याकरण के हिसाब से जो हम वाक्य बनाते हैं उनका हमें पता होता है। सारी चीज़ों का हम व्याकरण के हिसाब से शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। तो व्याकरण का जो नॉलेज है वो बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है शुद्ध भाषा के लिए। नेक्स्ट है विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि विशेषण, देखो जो संज्ञा व सर्वनाम के जो है उनको जो आपके उनको विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? विशेष्य बोला जाता है। क्लियर है? यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेष्य। क्लियर है? नेक्स्ट है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? संज्ञा से। तो संज्ञा से हिंदी के अंदर जो लिंग का निर्धारण होता है, तो संज्ञा से ही हम क्या है, जो लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो उन ऐसे शब्दों का हम किससे करते हैं? संज्ञा से ही निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है इसी कड़ी में, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ कैसी होती है? तो वो होती हैं संश्लिष्ट। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ संश्लिष्ट होती है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी हिंदी विषय से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन उन चीज़ों का यदि हम टाइम से रिवीजन कर ले तो वो हमें एग्ज़ाम में जो मार्क है वो सीधे हमें मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं?
बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिंदी और संस्कृत दोनों विषय वालों के लिए। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, आप सभी को बताया। जबकि संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं? 7। हिंदी में कितने होते हैं? आपको पता होना चाहिए, कारक 8 होते हैं। और यदि बात करें हम संस्कृत की, तो संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं आपके 7। क्लियर है? पसंद आई होगी आपको बात कि हिंदी में कारक होते हैं 8, संस्कृत में कारक होते हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा, तीसरी होती है समूहवाचक संज्ञा और फिफ्थ होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए, जैसे राम श्याम, इस प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक पूरी जाति के बारे में बताए, तो वो हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो भाव को प्रकट करे, तो वो हो जाएगी जैसे बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, तो इस प्रकार की कुछ है भाव, यानी जिससे भाव प्रकट होते हैं। और समूह जो कि एक समूह के बारे में बताती है। द्रव्यवाचक जो द्रव्य के बारे में बताती है, तो वो होते हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसी कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि रमेश काला है, रमेश काला है, तो इसमें काला क्या है? आपका विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है, रमेश की विशेषता बता रहा है। रमेश काला है, तो ये क्या है? एक विशेषण है। यदि मैं इसी वाक्य को लिखूं कि रमेश बहुत काला है, तो जो बहुत शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? काला की। काला क्या है? विशेषण है। बहुत क्या हुआ फिर? बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? विशेषण की। तो इसको बोलेंगे हम पर विशेषण। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। देखो, मैं एग्जाम्पल वहीं देता हूँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंस लगता है। बाकी आप सभी को मुझे पता है कि आप बहुत ही नॉलेजवान हैं, आपको सब लगभग पता है, लेकिन हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं इनको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि, ये शब्द सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि, ये शब्द क्या है? सब सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है पर्सनवाचक, 5वां होता है संबंधवाचक और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई ज़्यादा इतने मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद क्या है कि क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करने का या होने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि, ये शब्द क्या है? क्रियाएं हैं।
तो वे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध होता हो जिनसे, उनको के शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। इनसे किसी न किसी काम के करने का या होने का हमें बोध होता है, तो ये इन सब को हम बोलेंगे क्रिया। 19वां क्वेश्चन है, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं मुख्य रूप से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। वैसे क्रिया के और भी भेद होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये 2 प्रकार की, मुख्य रूप से 2 प्रकार की यहाँ बताई गई है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट है, हम देखते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल जो अभी चला हुआ है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल जो आने वाला है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से देख रहे हो, और यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। हम यदि आपके इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं और वीडियो को आप लाइक करते हो तो मुझे लगेगा कि वीडियो का दूसरा पार्ट भी क्या है बनाना चाहिए, तो मैं फिर ज़रूर आपके लिए इस वीडियो का, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी ही वीडियो बनाता हूं पहले कि मैं देखता हूं पहले कि बच्चों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी ये कुछ टिक भी लग रही है या नहीं। यदि आपको अच्छी लगेगी तो हम इसका दूसरा पार्ट बना लेंगे, नहीं लगेगी तो कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और भी काफ़ी सारा मटेरियल हमारे पास है, तो हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। और हालांकि मैंने ये सारा मटेरियल इसका तैयार कर रखा है, आप ज़्यादा टेंशन ना ले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो हम इसका दूसरा पार्ट ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। 2-4 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन कि स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन है कि जो स है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु, स। तो ये तालु से बोला जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान रखा गया है तालु। स व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या रखा गया है? तालु। इस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ कि आप रख सकते हो इचियस, इचियस, इचियस तालु। ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने, आप याद रख सकते हो इचियस। यानी ई का भी क्या है उच्चारण स्थान? क्या है? तालु है। च वर्ग पूरा, च, छ, झ, ज, ये इन सब का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यदि य का पूछ ले तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? आपका तालु है। और स का जैसे यहाँ पूछा गया है तालु है। तो आपको क्या है, एक मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या शब्द याद रखना है? पूरा इचियस। ये पूरा एक शब्द बना दिया है मैंने, इचियस। और इसका इचियस तालु, आप ऐसे याद रखोगे इसको, इचियस तालु, इचियस तालु, इचियस तालु। 1-2 बार बोलोगे तो आपको ये क्या है, याद हो जाएगा। अब जैसे ही एग्ज़ाम में आता है तो आप देख सकते हो कि जो ई होती है, ई, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु। यह च, तो च वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, च, छ, झ, झ, य, ठीक है। इन सब का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। यह, इसमें यह भी आया है तो यह का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। स आया है, स का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्लियर है? आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी हमारी ये ट्रिक। तो इससे आप कितने शब्द देखो, एक तो ई और च वर्ग के 5 अक्षर सब क्या है उनका उच्चारण स्थान सबका? तालु। यह भी क्या है उच्चारण स्थान? तालु। स, यानी इस प्रकार से आप 5, 6, 7, 8 अक्षरों को आपने एक छोटे से इस ट्रिक से आपने इसको याद कर लिया। इचियस तालु, इचियस तालु। तो इचियस तालु आप जैसे देखोगे आपके दिमाग में आएगा, और ई, च वर्ग, य और स सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। इसी प्रकार व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ, यानी दंतोष्ठ बोलते हैं व का। तो व का आपको याद रखना पड़ेगा। व वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ भी लिखा आ सकता है या दंतोष्ठ भी लिखा आ सकता है, दोनों। तो व वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? दंतोष्ठ। ड,
ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड आप बोल के देखो, कंठ से बोला जा रहा है तो कंठ हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्लियर है? इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। इसी प्रकार क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे। क वर्ण का क्या है? कंठ, कंठे। क्लियर है? तो दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे इस भाग के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और यदि हाँ दोस्तों, आप इसका वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो को फेसबुक पर काफ़ी सारे एजुकेशनल ग्रुप होते हैं, आप वहां पर शेयर कर सको तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यदि आप नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट लाइक करने में कंजूसी न बरते। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन्होंने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। इसका दूसरा पार्ट आप पे डिपेंड है, बहुत जल्दी आप बोलोगे तो हम इसका लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।